का सेशन आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली सीखेंगे जो कि स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। और स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी मैं आज आप लोगों को केस हिस्ट्रीज भी सुनाने वाली हूँ, जो कि मेरे लाइफ और मेरे आसपास के लोगों से जुड़ी है। और स्ट्रेस जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से हम लोग उससे बाहर निकलना भी सीख सकते हैं, अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें, अपने आप को रेडी रखें और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करें, कुछ हैबिट में चेंजेस करें। अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है तो उनका भी सहारा लें। अगर हम सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कड़ी नज़र रखते हैं कि स्ट्रेस जब बढ़ रहा है उसी वक्त फाइंड आउट कर लेना है मेरा स्ट्रेस का प्रकार क्या है और मुझे वहीं से उसका कंट्रोल करना है। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, ये कुछ स्ट्रेस तो ऐसे होते हैं जो आपके कभी कभी आते हैं, वो जायज़ स्ट्रेस है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चले, आपकी गाड़ी खराब हो गई, किसी से गाड़ी टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ आपका खो गया, आप ढूंढने में लगे हैं, कहीं आप भाग रहे हैं, आप हरी में हैं, कुछ अनहोनी सी ऐसी हो गई जो कि कभी कभी लोगों की लाइफ में आती है, लेकिन हम लोग उससे बाहर निकल जाते हैं, जल्दी बाहर निकल जाते हैं, उसके बारे में हम लोग दिन रात सोचते नहीं रहते हैं, तो वो सबकी लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो लोगों की लाइफ में कंटिन्यूस चलते जाते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में वो चलते जाते हैं, वो कम होने का नाम नहीं लेते, बाद में वो क्रोनिक स्ट्रेस का रूप ले लेते हैं और उसका सीधा असर आपके हार्ट पे पड़ता है, आपके ब्रेन पे पड़ता है, आपके डाइजेशन पे पड़ता है, आपके मसल्स के ऊपर पड़ता है। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपको फिर क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से होने लगते हैं। अभी कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेस से रिगार्डिंग होती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं, अगर आप कोई भी आपको ऐसा स्ट्रेस आपके लाइफ में चल रहा है जिसके बारे में आप एंजाइटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंटिन्यूस आप स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकती हैं। पहली बात तो आपका फोकस खराब हो सकता है, क्योंकि ब्रेन पे इसका असर पड़ेगा, कंसंट्रेशन आपका जा सकता है, फिर आपकी स्लीपिंग डिफ़िकल्टी आपको होगी, सोने में आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे, हेडेक की प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो सकती है, बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में आपको पेन हो सकता है। आप अगर चेकअप कराने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोई भी ब्लड टेस्ट में कोई भी बीमारी नहीं निकल के आ रही है, लेकिन अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो अनयूजुअल पेन आपकी बॉडी में बने रह सकते हैं। आपका मूड स्विंग हमेशा बना रह सकता है, तो ये सब चीज़ें जो है, आप लोनलीनेस महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं, ये सब तो आपके ब्रेन के ऊपर ही इफेक्ट आ जाएगा। फिर हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आ जाएगा, आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो सकती है, बीपी आपका बढ़ सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल आपके बढ़ सकते हैं, ये सब इफेक्ट आपके हार्ट पर आना शुरू होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट आता है, हार्मोन्स में आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बढ़ जाता है, जिससे वो अदर हार्मोन्स के साथ बॉडी में ट्रिगर करता है। इसकी वजह से कई लोगों को आप देखें कि थायराइड की प्रॉब्लम, जैसे मैंने कल थायराइड का डिस्कशन किया था, तो थायराइड का इश्यू भी लोगों को अर्ली स्टेज से आना शुरू हो गया है, टीनेजर से आना शुरू हो गया है। जितने भी लोग आज की डेट में बहुत सेकेंडरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, आप देख सकते हैं उनमें मैक्सिमम लेडीज़ को, जेंट्स को भी थायराइड निकलना चालू हो चुका है, तो अदर हार्मोन्स पे वो इफेक्ट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी और भी जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, लाइक हार्ट की हो गई, बीपी हो गई, थायराइड हो गई, ये तो है ही, साथ में आप डायबिटीज़ भी हो गई। अगर आपका स्ट्रेस आपने कंट्रोल नहीं किया है तो डायबिटीज़ हमेशा अनकंट्रोल बनी रहती है। फिर डाइजेशन इश्यूज़, यस, अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा, आपको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन से रिगार्डिंग आपकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है, पेट खराब जल्दी जल्दी हो सकता है। आपने देखा होगा बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों के पेट में गुड़गुड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी एक कंडीशन हो जाती है, पेट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम चालू होती है। देन मसल से रिगार्डिंग, मसल टेंस होने लगते हैं, जल्दी कार्टिलेज आपके घिसते हैं, जल्दी चीज़ें डीजनरेट होना, बोन मास एंड मसल मास डीजनरेट होना चालू हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या स्ट्रेस के साथ जुड़ती है। फिर हम लोगों की क्रेविंग बढ़ जाती है, शुगर, साल्ट और फैट्स वाली जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा खाने का मन करता है, नमकीन, बिस्किट, पिज्ज़ा, मैगी, बर्गर, जितनी भी फास्ट फूड चीज़ें होती हैं, ये हम लोग जुडिशियल डिसीजन अपने लिए ले ही नहीं पाते। अगर हम लोगों के सामने ये सब चीज़ें भी आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा उनको कंज्यूम करना चालू कर देते हैं। कंसीविंग में इश्यूज आते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं ये स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे
कुछ केस हिस्ट्री बता देती हूँ। स्ट्रेस से जुड़ी हुई कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। पहली केस हिस्ट्री मैं अपनी खुद की बताती हूँ। आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होंगे इस केस हिस्ट्री को सुन के कि मेरे बचपन से लेके मेरी मैरिज तक मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी। जितने भी फिजिशियंस मैंने चेंज किए थे, क्योंकि मेरा सिम्टम क्या था, सांस फूलना, मुझे सांस फूलती थी। और किस टाइम में फूलती थी, जब मेरा पेपर का टाइम आता था या मैं कोई टेस्ट देने जा रही होती थी, अगर मैं घबराहट मेरे को उस वक्त ज़्यादा होती थी तो मुझे सांस बहुत ज़्यादा फूला करती थी। फिजिशियंस जितने भी मैंने अपने प्रॉब्लम के लिए मैंने दिखाए, वो मुझे एस्पिरिन दिया करते थे, पंप दिया करते थे, और उन्होंने मुझे डायग्नोस किया था कि मुझे अस्थमा की ही प्रॉब्लम है। हर महीने से 2 महीने के बीच में मेरा एक बार तो एंटीबायोटिक का कोर्स होता ही था। इतना मुझे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरा वीक था। मैरिज से पहले तक मुझे अस्थमा की ही दवाइयाँ चलती रही, और मुझे मालूम था कि मुझे अपनी दवाई कब बढ़ानी है, कब घटानी है। और इवन एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि पेपर टाइम में मैं बेहोश होके गिर गई थी एंजाइटी के मारे। मान लीजिए कुछ याद नहीं आ रहा है मुझको, तो मैं बेहोश होके गिर गई थी। मुझे लिटरली एडमिट करके इंजेक्शंस दिए गए थे, और एस्थमेटिक अटैक पड़ा है, एस्थमेटिक अटैक पड़ा है, इस तरीके का ही डायग्नोसिस मेरे साथ में किया गया। बाद में मैरिज के बाद में यहाँ पर आके जब मेरी मैरिज हुई तो हस्बैंड ने जब दिखाया, तो होता ना डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है कि आपकी डायग्नोसिस क्या है। तो उस डायग्नोसिस में मुझे डॉक्टर ने ये कहा कि आपको किसने कह दिया कि आपको अस्थमा है, आपको तो अस्थमा है ही नहीं। आपके जितने भी सिम्टम हैं और जो भी आपको ये अटैक पड़ रहे हैं, आपकी जो ये सांस फूल रही है, जो भी ये तकलीफ है, ये सिर्फ आपकी एंजाइटी है, और एंजाइटी लेवल आपका बढ़ा हुआ है। फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि अब आपको एंजाइटी को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने हैं। वो एक पहला डॉक्टर था जिसने मुझे एक भी दवाई नहीं लिखी थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरे हस्बैंड को बोला आप इनको घूमने ले जाओ, बस इनको आप घुमाने ले जाओ। मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने ले गए, और 4-4 महीने 6-6 महीने में हम कहीं ना कहीं घूमने जाना शुरू करने लगे, और देखा कि मेरा स्ट्रेस लेवल कम होता गया। मुझे कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। यानी एक सांस का फूलना, एंड टाइम पर एकदम हाइपर एक्टिव हो जाना, ये भी एक एंजाइटी का लक्षण था, जिसकी ना तो हमारे पास डायग्नोसिस थी और ना ही हमें ये पता था कि अगर ये सिम्टम है तो आखिर में मुझे करना क्या है। मतलब मैंने मैरिज के बाद कभी मैंने अस्थमा की दवाइयाँ ही नहीं ली, और मुझे उसके बाद कोई सिम्टम नहीं रहे, कोई तकलीफ नहीं रही जब मेरे हस्बैंड ने मेरे एंजाइटी पे काम कराया। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किसके रिगार्डिंग एग्जैक्टली है। देन सेकंड नंबर पे मैं अपना पर्सनल और एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा सेकंड बेबी होने के बाद मुझको अम्बिकल हर्निया की प्रॉब्लम चालू हो गई थी, और डॉक्टर ने कहा था मुझसे कि आप इसका तुरंत ऑपरेशन करा लेना, इसको बढ़ने मत देना। लेकिन बेटी मेरी छोटी थी, सिंगल फैमिली हम लोग थे, और मुझे लगता था मैं बेटी को अभी संभालूं कि अपना ऑपरेशन दोबारा कराऊं, पहले ही वो ऑपरेशन से हुई है। तो मैंने कहा इसको मैं थोड़ा बड़े होने के बाद में कराऊंगी, मैं अभी जल्दी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। उसके बाद मुझे बहुत सारा जैसे बोलते हैं कि अकेले हम लोग बच्चे अगर संभाल रहे हैं, साथ में वर्किंग भी है, आप अपना काम भी छोड़ रहे हैं। मैंने अपनी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी थी। मैं आप लोग में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैं बाय प्रोफेशन, मेरा मैरिज से पहले ही मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्रॉस किया था, और मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्रॉस करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मेरा इंफॉर्मेशन मैनेजर करके पोस्ट था, मैं उस पोस्ट पे लगी थी। मेरी काफ़ी अच्छी पोस्ट थी, और बार बार हम लोगों की शिफ्टिंग होने की वजह से, और हस्बैंड और वाइफ हम दोनों अलग रहते थे। पहले मैं अलग जॉब करती थी, वो अलग सिटी में जॉब करते थे, तो मुझे लगा बच्चे के साथ में ऐसे कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। तो एक तो जॉब, गवर्नमेंट जॉब छोड़ना, और साथ में डिलीवरीज के बाद हार्मोनल का चेंज बदलना, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगा था। और मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम इतनी सीरियस होने लगी थी, पूरे टाइम पैरों में दर्द मुझे रहता था, और वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया जो गाइनोकोलॉजिस्ट हैं। अब मेरी प्रॉब्लम गाइनिक से रिगार्डिंग है तो मैं गाइनोकोलॉजिस्ट को ही दिखाऊंगी। मैंने उनको दिखाया, वो पूरे डायग्नोसिस में, क्योंकि मेरे सारे चेकअप कराएं तो सब कुछ नॉर्मल, क्योंकि यूट्रस के रिगार्डिंग ही आपका चेकअप होगा, जो भी होगा गाइनिक प्रॉब्लम का ही आपका चेकअप होगा, जितनी भी समस्याएं हैं।
उसमें सब कुछ आपका नॉर्मल आता था, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ नॉर्मल आता था, बीमारी मुझको कभी कोई थी नहीं। अब ऐसी कंडीशन में सभी डॉक्टर ये कह देते थे कि आपका है ना अम्बिकल हर्निया का ऑपरेशन, अम्बिकल हर्निया बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी ये एक रीज़न हो सकता है, तो आप एक काम करो हर्निया का ऑपरेशन करा लो, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं करा नहीं सकती थी जल्दी ऑपरेशन को, तो मेरे लिए वो एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। लेकिन बस डॉक्टर टू डॉक्टर डायग्नोसिस वाली बात है। पुणे में मैं आई और मैंने दूसरी गायनोकोलॉजिस्ट को जो मुझे यहाँ पुणे के अंदर अच्छी मिली, मैंने उसको अपनी समस्या बताई। उसने भी अगेन मेरे साथ सारे चेकअप करा लिए, देख लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी ये समस्या रुक नहीं रही है। मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था और ये तकलीफ मेरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और वो दवाइयों से भी नहीं रुकती थी, एलोपैथिक दवाइयों से भी नहीं रुकती थी, क्योंकि उसका रूट कॉज ही कुछ और था। तो उन्होंने डायग्नोज किया, जैसे मेरे पहले केस में बताया कि अस्थमा नहीं था और अस्थमा की मेडिसिन चलती रही थी, एंजाइटी ही, और यहाँ केस में भी गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला आपको कुछ नहीं है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं है, आप सिर्फ एंजाइटी में हो। उसने मेरी केस हिस्ट्री पूछी, क्या सोचती हो, क्या करती हो, क्या तुम्हारे माइंड में थॉट चलते रहते हैं। कई सारे डॉक्टरों को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होते हैं। उसने मुझसे कहा तुम्हें कुछ नहीं है और तुम्हें कोई अभी जल्दी नहीं है, तुम अपने बच्चे को आराम से बड़ा कर लो, फिर ऑपरेशन करा लेना। तुम्हारा हर्निया इतना भी बड़ा नहीं है कि तुम्हें इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, तुम आराम से लाइफ अभी आगे काट सकती हो और तुम्हें टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये प्रॉब्लम तुम्हारी हर्निया से रिगार्डिंग भी नहीं है, तुम्हारी सिर्फ ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। तुम सिर्फ अपने स्ट्रेस को कम करने पे ध्यान दो, एंजाइटी को कम करने पे ध्यान दो। उसके बाद मुझे पता चला ये समस्या एंजाइटी से भी जुड़ सकती है, और मैंने अपने एंजाइटी को कम करने के लिए सेम सिंपल जो और लोग बताते हैं कि अब आप अपने किस किस चीज़ों पे ध्यान दोगे, एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे, योगा करना शुरू करोगे, मेडिटेशन करना शुरू करोगे, खाने में अच्छी हेल्दी चीज़ों को खाना शुरू करोगे, ऐसी चीज़ों को करना शुरू करोगे जो आपको पसंद है। अगर मैं आपको पसंद वाली लिस्ट बताऊँ ना, तो अभी की अभी आप सबको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, अभी की अभी तुरंत करने के लिए 1 मिनट के अंदर ऐसी 10 चीज़ें लिख के बताइए जो आपको पसंद है। ये हालत हम लोगों की हो जाती है कि हम लोगों को क्या पसंद है, हम लोगों की वो पसंद को बनाए रखना भी हम लोग भूल चुके हैं अपनी लाइफ में बिजी होने के बाद, कि हमें क्या अच्छा लगता है, जिससे हमारी बॉडी को अगर हम वो करें तो हमें पसंद आए, हमारी बॉडी को पसंद आए, हमारे ब्रेन को पसंद आए, हमारे हार्ट को पसंद आए, हम वो सब कुछ करना छोड़ चुके हैं। तो एग्जैक्टली आपके लिए प्रैक्टिस है, आप अभी लिखें, क्योंकि ये भी स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ तक तो मैंने आपको अपनी ये 2 केस हिस्ट्री बता दी। एक थर्ड केस हिस्ट्री मेरे क्लाइंट की है, जिसको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से लेके हर हॉस्पिटल वो दिखा चुके थे। जमशेदपुर में वो रहा करते थे, जमशेदपुर में सारे हम लोगों के लिए टाटा के हॉस्पिटल फ्री थे, वहाँ एक एक डॉक्टर को वो लोग दिखा चुके थे। जो भी इलाज चलता था एसिडिटी के लिए एंटी एसिड्स का चलता था, बट उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता था, क्योंकि एसिडिटी का कारण कुछ और था। मेरे पास मेरे हस्बैंड ने उनको रिफ़र किया कि मेरी वाइफ से एक बार मिल लीजिए, मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा बताती है सप्लीमेंट्स के बारे में, तो मेरी वाइफ से मिल लीजिए। क्योंकि तब तक मैं एंजाइटी और स्ट्रेस के बारे में जान चुकी थी, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस के द्वारा मैं जब भी लाइफस्टाइल लोगों की पूछती हूँ तो काफ़ी हद तक चीज़ें निकालना सीख चुकी थी। तो मैंने उनको पूछा कि क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या आप सोचते हो, क्या क्या आप करते हो। जब उन्होंने अपने बिहेवियर के बारे में मुझे बताया, मैंने बोला मेरे सप्लीमेंट भी इसमें एंटी एसिडिटी के लिए मैं आपको अभी कुछ नहीं दूंगी, आप एक काम करो, एक बार साइकेट्रिक से मिल के। मैंने जो उनको लेके आए थे, मैंने उनको बोला आप अपनी मदर को एक बार साइकेट्रिक के पास लेके जाओ। साइकेट्रिक के पास लेके गए, उन्होंने उनके ट्रीटमेंट में मालूम है क्या कराया, उनको म्यूज़िक लगाते थे, उन्होंने उनकी थेरेपी की, उनको कान में म्यूज़िक लगाते थे और 15 मिनट 20 मिनट जो भी वो धीरे धीरे टाइम बढ़ाते थे, उसमें वो उनको डायग्नोज करते थे और बोलते थे कि आपको ये कैसा लगा, आपने से कितना सुन पाया, आपका फोकस कितना रहा, ऐसे वो उनको जज करते थे। और वो जज करने के बाद उन्होंने देखा कि पहले दिन तो उन्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अगले दिन उन्हें थोड़ा थोड़ा वो समझ में आने लगा, उसके बाद अगले दिन वो और अच्छा होने लगा, और उसके बाद अगले दिन उनको वो पूरा गाना समझ में आने लगा, वो गुनगुनाना शुरू कर चुके। मात्र यही थेरेपी ट्रीटमेंट चलता रहा, नो मेडिसिन, और उनकी एसिडिटी ठीक हो गई, उनको कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो कारण उनका एंजाइटी था, स्ट्रेस था।
कई बार हम लोग के पास ऐसे आप लोग को बहुत क्लाइंट मिलेंगे जो आपको कहेंगे मुझे तो अमृत शक्ति से असर नहीं आया, मुझको नोनी से असर नहीं आया, मुझे आंवला का एलोवेरा पीने से असर नहीं आया, मुझे डिटॉक्स से असर नहीं आया, मुझे पुदीना टैबलेट से असर नहीं आया, मुझे डॉक्टर की दवाइयाँ भी एंटासिड सूट नहीं करती है। ऐसे सभी लोगों का मेन कॉज स्ट्रेस हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको और रीज़न प्रैक्टिकली बता दिया कि स्ट्रेस से कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं। और थायराइड तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को बढ़ रहा है आज के कंडीशन में स्ट्रेस की वजह से। सो स्ट्रेस से ओवरकम करना, स्ट्रेस के टाइप पहचानना, स्ट्रेस के साथ डील करना, मैं आप लोगों को आगे तो बताने ही वाली हूँ, लेकिन मैं आपको एक अलग अलग पहले केस हिस्ट्रीज के द्वारा प्रकार बता देती हूँ कि स्ट्रेस आखिर में किस तरीके से हमारी रेगुलर लाइफ के साथ कनेक्ट होता है। मेरी खुद की बड़ी सिस्टर थी। मेरी बड़ी सिस्टर का जब बेबी हुआ तो उसके बाद उसके कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो एकदम पागल जैसा बिहेव करने लगी थी। एकदम पागल जैसा, माने अपने बच्चे को देख के ही बोलती थी कि इसे यहाँ से ले जाओ। शुरू में क्या होता है, शुरू में बच्चा होने के बाद अगर किसी लेडी को ऐसा हो जाए ना तो लोग कहते हैं ना किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने ये कर दिया, कोई माता आ गई होगी, कोई कुछ है। लेकिन खैर हम लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। तो और हम ये मेरी सिस्टर मेरे घर में हम लोगों के मतलब मायके में आई हुई थी और उस वक्त उसको ऐसा हो गया, सडनली हो गया। अच्छी खासी थी और उसको एकदम से ये बिहेवियर उसका चालू हो गया। और हम लोग तो इतने पापा टेंशन में आ गए थे कि मैं ससुराल में ये बात कैसे बताऊं कि मेरी बेटी को ये हो रहा है। फिर भी उन्होंने जीजा जी को तुरंत बुला लिया। जीजा जी तुरंत आए। जीजा जी ने कहा मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं इसे दिल्ली ले जाके ही दिखाऊंगा। वो दिल्ली में सीधे गए, मेंटल हॉस्पिटल में लेके गए। उसके इमीडिएट इलाज चालू हुआ और डॉक्टर ने बताया कि इसको हार्मोनल चेंजेस आए हैं डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद किसी में ऐसा हो जाता है, जिसके लिए आपको कम से कम 6 महीने का आपको ट्रीटमेंट लगेगा और धीरे धीरे इनके हार्मोन बैलेंस होंगे, ये कंट्रोल में आ जाएंगे। उसका हार्मोन्स का ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई। आज बहुत ही अच्छी जॉब वो करती है और खुद स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर लोगों को बाहर निकालने के लिए फ्री के सेशन लेती है। मैं एक सेशन मेरी सिस्टर का ऑलरेडी करा भी चुकी हूँ पहले मेरी टीम में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस के बहुत सारे प्रकार होते हैं और अलग अलग तरीके से स्ट्रेस को डील करने के लिए हम बेस्ट हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि पहले हम लोग सेल्फ अगर स्ट्रेस से बाहर निकलने की अगर कोशिश करें तो किन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। वही जो अभी डिस्कस की थी, एक्सरसाइज, फूडिंग हैबिट, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें तो हम लोग कर सकते हैं। हैबिट चेंज करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है हैबिट के ऊपर, और स्ट्रेस के प्रकार को पहचानने के लिए वो मैं आगे आपको सेशन में बताने जा रही हूँ। बट ये कॉमन चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं। अगर आप अपने आप से स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आप ये समझ के रखिए कि आपको क्रोनिक स्ट्रेस अगर बनेगा तो आपकी बॉडी के हर पार्ट को वो इफ़ेक्ट करने वाला है, ब्रेन को, हार्ट को, डाइजेशन को, हार्मोन्स को, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डैमेज। सो हमें काउंसलर की हेल्प चाहिए, हमें थेरेपिस्ट की हेल्प चाहिए। उसमें आप किसी भी तरीके से शर्माइए नहीं, आप उनसे डिस्कस कीजिए क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं आपको उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए और बताते हैं कि आपको किन प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम लोग खुद सलाह देने लगते हैं लोगों को, ये करो इससे दूर हो जाता है, ये करो इससे दूर हो जाता है। बट अगर आप अपने खुद से अपने आप को बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो आपको समझना है कि मैं इसको ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, मैं एक थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लूँ और उससे जाके समझूँ कि मुझे करना क्या है। उसके बाद मेडिसिन, अगर किसी को ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ रही है, जैसे मेरी सिस्टर की केस हिस्ट्री थी, उसको इतनी ज़रूरत पड़ गई कि वो हार्मोन से रिगार्डिंग आ गई, उसमें वो अपनी सेल्फ हेल्प कर नहीं सकती थी। अभी उसको मेंटल लेवल पे पहले सही होने के लिए उसको पहचानना ही सही गलत क्या है, उसके लिए वो ही उसका बंद हो चुका था। तो उसके लिए डॉक्टर्स की ही हेल्प चाहिए पड़ी। मेरे और भी केस हिस्ट्रीज में कई बार मुझे साइकेट्रिक इश्यूज आ चुके, जैसे मैंने बताया हस्बैंड के कार्डियक अरेस्ट पड़े, हार्ट के फेलियर की कंडीशन में, हार्ट अटैक की कंडीशन में, स्टंटिंग, बाईपास, ये सब जो इतनी बार हुआ है उसकी वजह से मैं भी कई बार साइकेट्रिक इश्यूज़ में गई हूँ। तो मैंने इमीडिएट, क्योंकि आई नो दैट कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है इस वक्त मुझे सेल्फ ट्रायल पे जाना ही नहीं है, मैं सबसे पहले साइकेट्रिक के पास ही जाऊँगी। मुझे साइकेट्रिक के मेडिसिन जो है, क्योंकि वो इतना अनकंट्रोल्ड मेरे थॉट होते थे कि मेरे 4-5 चीज़ें एक ही दिमाग में एक साथ चलती थी कि मैं खाने के लिए सोचने जा रही हूँ, कि मैं बेटी को पढ़ाने का सोच रही हूँ, कि मुझे पास्ट की कोई केस हिस्ट्री याद आ गई, या मैं अपना राइटिंग में कुछ लिखने जा रही हूँ। इस तरह से मेरा ब्रेन की हालत हो गई थी। तो उस कंडीशन में मेरे ब्रेन को शांत करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने मेडिकल हेल्प लिया।
डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया। जब तक डॉक्टर ने कहा दवाई खाओ, डॉक्टर ने बताया कि आपके ब्रेन में भी अगर इतना ज़्यादा तकलीफ पहुंच चुकी तो उसको भी हीलिंग के लिए समय चाहिए, उसको भी एक रेस्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अरे दवाई खाना बहुत बुरी बात है और ऐसी तो दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, सोने की तो दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। इफ़ यू नीड मेडिकल हेल्प और डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो आपको लेनी पड़ेगी। और फिर अपनी हैबिटों में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी। उसके बाद आप मेडिसिन को डॉक्टर के सलाह से ही उसको धीरे धीरे कम कर देंगे, सडनली नहीं कर देंगे। कई लोगों के स्लीपिंग पिल या डिप्रेशन की मेडिसिन स्टार्ट होती है तो लोग सडनली उसको अपने आप से छोड़ देते हैं, उसका टाइम पीरियड भी उन्हें नहीं पता होता कि कितने टाइम तक के लिए लेनी है। तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी में आपको रहना है, बिकॉज यू नो दैट कि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे बॉडी के और सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट आगे जाके कर सकती है। मेरे हस्बैंड की खुद की केस हिस्ट्री में उनकी भी साइकेट्रिक मेडिसिन अभी साथ में चालू है। उनको जब हार्ट की इतनी बार प्रॉब्लम चालू हुई तो वो लाइफ से टोटल होपलेस हो गए थे। पूरे टाइम एक ही घड़ी को देखते रहते थे। किसी को भी अगर देखते थे, जैसे नर्स उनके पास आती थी तो वो रोने लगते थे थोड़ी देर बाद। वो मुझे बताते थे कि कितना काम कर रही है नर्स, कितनी ज़्यादा बेचारी को सब लोग डांट रहे हैं, कोई ना कोई इससे जाके कुछ ना कुछ कह रहा है, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। ऐसा उनकी हालत होना शुरू हो गई थी, मेंटल डिप्रेशन में जाने लगे थे। हर व्यक्ति के साथ अगर बुरा हो रहा है तो उन्हें लगने लग रहा था कि कितना बुरा हो रहा है, संसार कितना बुरा है, ऐसे हालत होने लगी थी। अगेन मैंने इमीडिएट साइकेट्रिक हेल्प ली, इमीडिएट उनकी दवाइयाँ चालू की। आज एकदम मस्त मौला, वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत मस्त मौला है। तो आपको कब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने आपको बहुत सारी केस हिस्ट्रीज बता दी हैं और एक और केस हिस्ट्री में आपको, एक नहीं 2 केस हिस्ट्री और बताऊंगी। पहले मेरी खुद की डॉटर की, मेरी डॉटर को खुद एंजाइटी की प्रॉब्लम होना चालू हुई और जिसको शायद मैंने इग्नोर कर दिया। लाइक एंजाइटी का उसका कैसे नंबर कम आना चालू हो गया, वो सेल्फ स्टडी पे कम बैठना शुरू कर दिया, उसने क्लास में इंटरेक्शन कम शुरू कर दिया, टीचर से बात करना कम शुरू कर दिया, हर चीज़ से उसे डर लगने लगा था। और मुझे ऐसा लगता था कि वो सेल्फ स्टडी पे नहीं बैठ रही है, उसको आता कुछ नहीं है इसलिए वो बता नहीं पाती है और उसके नंबर कम हो रहे हैं, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही है। मैं बैठ बैठ के उसको पढ़ाती थी और फिर वो उतना ही पढ़ पाती थी जितना मैंने उसे पढ़ाया, उसके बाद आगे वो कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी। और मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो उसको भी एंजाइटी हो सकती है, 12 साल की मेरी बेटी, उसको भी एंजाइटी हो सकती है, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि टीनेजर्स तक तो मैंने बहुत स्टडी कर ली, क्योंकि सबके जो केस आते थे ना कि मैडम इसके बारे में बताओ, इसको क्या देना है, तो वो टीनेजर के ऊपर लाइफ लॉन्ग तक की तो मेरी बहुत केस स्टडी थी। लेकिन बच्चों में भी एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, वो मेरे ही घर में मेरे बेटी के साथ हो रहा था। उसके बाद जब उसका एकदम कंटिन्यूस ये सब होता रहा, 7th क्लास में उसका तो पूरा सप्लीमेंट से वो पास पे आ गई, जहाँ कहाँ वो पहले एकदम टॉपर में रहा करती थी क्लास में। तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ होने लगी उस चीज़ से। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो एंजाइटी में जा रही है और जिसकी वजह से उसको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। उसको कुछ भी बोलते थे वो चिढ़ने लगती थी, वो कुछ भी उसको समझाए वो रोने लगती थी कि आप लोग तो मुझे ऐसे ही देखते हो, आप लोग तो मुझे ऐसे ही चाहते हो, आप मुझसे बहुत एक्सपेक्ट करते हो। इस तरीके से वो बिहेवियर उसका होने लगा था। बाद में उसने अपने आप को खुद निकाला, मुझे तो पता ही नहीं चला उसने कब निकाला। सडनली उसका परफॉर्मेंस 8th क्लास में इतना अच्छा होने लगा, सारे टीचरों के साथ वो इंटरेक्ट करने लगी, अभी टॉप 5 स्टूडेंट्स में वो आ चुकी है। बहुत सारा उसमें चेंजेस आ गए और और इस बार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, इस बार मैंने उसको देखा तक नहीं कि वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है। मैं गिव अप कर दिया था। वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा था तो मैं कोई ट्यूशन भी नहीं लगा पा रही थी। मैंने उसको एक बार पूछा कि तुम बेटा अभी तो तुम बहुत अच्छी चल रही हो, पहले तो तुम्हारा ऐसा सब कुछ था और तुम अभी सेल्फ स्टडी के लिए भी बैठती हो, तो तुम क्या किया है तुमने ऐसा, तुम्हारे टीचरें भी सब तारीफ कर रही हैं। तो बोले मम्मी मुझको एंजाइटी थे ना उस वक्त में, इसलिए मैं नहीं कर पाती थी। मैंने कहा एंजाइटी तुमको कहाँ से आ गई, क्या उसने सब कुछ मुझे बताया, मुझे ये चल रहा था, आप लोग मेरे हंसी उड़ा देते थे, आप लोग मुझ पे ध्यान नहीं देते थे, बट मैंने खुद से अपने आप को बाहर निकाला। मैंने कैसे अपने बाहर निकाला अपने आप को, उसने मुझे यूट्यूब पे वीडियो दिखाई जो उसने फॉलो की, उसमें उसने कोई जो भी सीरीज़ उसको पसंद थी, बच्चों को पसंद आ जाती, उसने वो सीरीज़ देखी थी और उसमें एंजाइटी से बाहर निकालने के लिए उसमें जो भी स्टेप्स बताए जो मैं आपके संग डिस्कस कर रही हूँ वो सब उसने फॉलो करे स्टेप बाय स्टेप। और फॉलो करने के बाद वो अपने आप एंजाइटी से बाहर आई, सेल्फ हेल्प से बाहर आई।
मेरे अभी दीदी का बेटा मेरे पास आया था सैटरडे संडे के टाइम में। उसको जॉब से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इश्यूज था, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल था कि सेकंड जॉब अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, और पूरे टाइम कभी मोबाइल देखे, कभी सोने की कोशिश करे, ना वो ढंग से सो पाए, ना अपने काम पे फोकस कर पाए। इतना ज़्यादा उसका स्ट्रेस लेवल इस वक्त हाई हो रखा था कि उसे खुद भी नए इंटरव्यू की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। उसको मैंने वही काउंसलिंग जो आप लोगों के सामने आगे जाके मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, उसको मैंने उसकी लाइफ स्टाइल में फाइंड आउट किया कि वो कहाँ ट्रिगर कर रहा है। उसके रिगार्डिंग मैंने उसको कुछ 7-8 स्टेप्स बताए जो आपको आगे जाके मैं शेयर करूँगी। वो स्टेप्स मैंने उसे बताए, उसके बाद उसने ढंग से सुने, वो रिलैक्स हो गया और वो सो गया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी बातों से पक के सो गया कि आप रियल में वो रिलैक्स हो गया। खैर इवनिंग तक उसने मुझे बोला, मौसी आप मुझे जो आपने ये 5 चीज़ें मुझे बताई करने के लिए जिससे मैं रिलैक्स हुआ था, ये मुझे लिख के दे देना, मैं इस पर प्रैक्टिस करूँगा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आई होप मैं इसके साथ में आगे बहुत अच्छा कर पाऊँगा। तो मैंने आपको बहुत सारी केस हिस्ट्री पे समय लेने का मेरा एक ही मकसद था कि जैसे हम लोग स्ट्रेस पढ़ते हैं तो वो थ्योरेटिकल ना पढ़े, उसके प्रैक्टिकल कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं और किस तरह से कहाँ हमें किस मेडिकल हेल्प की ज़रूरत, सेल्फ हेल्प की ज़रूरत, चेंज की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको समझ सके। इसके लिए मैंने आप लोगों को इतने सारे केस हिस्ट्रीज के बारे में बताया कि स्ट्रेस किस तरीके के होते हैं और हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे। जब भी हम लोग किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो पहली बात तो ये काम एग्जैक्टली काउंसलर का है। अगर कोई काउंसलर तक जा सकता है, थेरेपिस्ट तक जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी जैसे हमने बताया कि स्ट्रेस के केस में दोनों ही चीज़ें होती हैं। कई बार हम लोग सेल्फ हेल्प करके बाहर निकल जाते हैं, कई बार हम लोग को थेरेपिस्ट या काउंसलर की ज़रूरत होती है, कई बार हम लोग को मेडिसिन की ज़रूरत होती है, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो सभी को ज़रूरत होती है। तो जब हम लोग सेल्फ हेल्प की बात करें तो सेल्फ हेल्प में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमें कारण पहचानना है कि किस कारण से हम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है।